Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. So guys, ये जो वीडियो है ये आपके MGBE 10 के पेपर से रिलेटेड है। वीडियो के अंदर हम आंसर्स को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसके बाद हम MGBE 10 के और भी वीडियोज़ स्पेशली फॉर जून सेशन लेकर आएंगे। देखो जो आंसर्स एंड रहते हैं ना वो बाइलिंगुअल रहते हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास MGPE 10 के जो यूनिट वाइज नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपको MGPE 10 के नोट्स को या फिर उसके गेस्ट पेपर को परचेज़ करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के प्रमुख स्रोत आपके कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष। तो कॉन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन होती है जहां पर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप या कोई दो नेशन जो हैं जिनके इंटरेस्ट, बिलीफ और गोल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो संघर्ष वह स्थिति होती है जहां दो या अधिक व्यक्ति, समूह या राष्ट्र परस्पर विरोधी हितों, विश्वासों या लक्ष्यों के टकराव के कारण की स्थिति में आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज एट पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल। हमें हर एक लेवल पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें। इट इज़ वेरी एसेंशियल अगर हमें रेजोल्यूशन करना है और पीस बिल्डिंग करनी है। तो अपने आंसर को शुरू करते हुए आपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट आखिर होता क्या है और इसको हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो संघर्ष व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हो सकते हैं। संघर्ष के स्रोतों की पहचान करना समाधान और शांति स्थापना के लिए आवश्यक होता है। अब हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के मेजर सोर्सेज को देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आखिर होता क्यों है। तो एक जो सबसे बड़ा जो रीज़न हम देखते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट का, वो होती है इनइक्वालिटी। हमारे समाज के अंदर ये जो असमानता है वो विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्ष को जन्म देती है, ठीक है। तो आर्थिक असमानता खास करके, तो आप क्या देखते हो कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखें तो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस वो क्या है, अनइक्वल है। वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जब लोगों को नहीं मिलती तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्पेशली अमंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनको इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो संसाधनों, धन और अवसरों का असमान वितरण विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों में असंतोष और आक्रोश को जन्म देता है। तो हमेशा देखो जो वंचित होगा ना उसके अंदर ही आक्रोश होगा, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कंपटीशन, जब रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो संघर्षों को भी क्या कर रही है, यहाँ पर बढ़ा रही है। इसके अलावा लोगों के अलग अलग धर्म है, जाति है, भाषा है, जिसकी वजह से भी हम क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। आजकल देखो रिसेंट टाइम में हमें लैंग्वेज वाले जो कॉन्फ्लिक्ट है, भाषा को लेकर कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। इसके अलावा लैक ऑफ टॉलरेंस जो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो कमी है, वो भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने किसके बारे में समझा, हमने बात करी यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में। फिर हमने बताया कि लोगों के अंदर जो सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। फिर लोगों के अंदर राजनीतिक सत्ता को लेकर भी तो संघर्ष होता है। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पावर को गेन करने के लिए, अपने ग्रुप्स को आगे बढ़ाने के लिए वायलेंस और अनरेस्ट फैला देती हैं कम्युनिटीज़ के बीच में। राजनीतिक दलों, समूहों या समुदाय के बीच सत्ता के लिए संघर्ष से हिंसा और अशांति उत्पन्न हो सकती है। चुनावी विवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक बहिष्करण संघर्ष के सामान्य कारण होते हैं। इसके बाद जो अगला कारण है वो है कमज़ोर शासन। तो कभी कभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, वो निष्पक्षता से व्यवहार नहीं कर पाती हैं, ठीक है, और न्याय और सेवाएं देने में विफल हो जाती हैं, तो जनता में असंतोष फैलता है। लीगल डिलेज, पुलिस जो है कभी कभी ब्रूटल हो जाती है, एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो कानूनी देरी, पुलिस की क्रूरता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो हैं ये भी संघर्ष के प्रमुख कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं।
और लोगों के अंदर पहचान और मान्यता से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। तो जब किसी व्यक्ति या समुदाय को अपनी पहचान के लिए सम्मान या मान्यता नहीं मिलती तो वे विरोध या विद्रोह कर सकते हैं। यह स्थिति अक्सर अल्पसंख्यकों, आदिवासी समूहों और क्षेत्रीय आंदोलनों में देखा जाता है। ठीक है, तो जब लोगों की पहचान जो है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स चलाते हैं ताकि उनकी जो पहचान है उसको मान्यता मिले। इसके बाद जो ऐतिहासिक ग्रीवेंसेस होते हैं, तो किसी भी कम्युनिटी के साथ जब पास्ट में इनजस्टिस हुआ होता है या उनको कॉलोनाइज किया गया होता है, वॉर हुए होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म रिसेंटमेंट रहती है, एक दिन में तो नहीं ख़त्म हो जाते ना उसके इम्पैक्ट। तो ऐतिहासिक जो अन्याय है, ठीक है, वो आज भी संघर्षों को जन्म दे सकता है। इसके अलावा वाटर पे, लैंड को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर भी हमें संघर्ष देखने के लिए मिलते हैं। जल, भूमि, वन, खनिजों को लेकर संघर्ष संसाधनों की कमी और शरण के कारण बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और विकास परियोजनाओं के कारण होने वाला विस्थापन भी एक कारक है। फिर आप फाइनली कंक्लूजन में बताएंगे कि ये जो संघर्ष होता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से आते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कई सारे हमें यहाँ पर फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए और एक पीसफुल और जस्ट सोसाइटी को बनाने के लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज है ना, उसको समझना होगा। ठीक है, क्या करना होगा कि इसके मूल कारणों को समझना एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में पहला कदम है। संघर्ष का समाधान संवाद, समावेशन, न्याय और सतत विकास के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा पीस बिल्डिंग को लेकर है। शांति स्थापना को परिभाषित करें। शांति स्थापना में प्रमुख बाधाओं की पहचान करें। तो जब भी कहीं पर संघर्ष हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे शांति स्थापना की जाए। तो शांति स्थापना में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पीस बिल्डिंग का मतलब क्या है? पीस बिल्डिंग में हमें वाइड रेंज ऑफ एफर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि कई सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको रोका जा सके, कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉज को जो है सॉल्व किया जा सके और ऐसी कंडीशंस बनाई जा सके कि जो पीस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, क्या है शांति स्थापना? क्या है? व्यापक प्रयास हैं जो संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकने, उसके मूल कारणों को दूर करने और स्थायी शांति के लिए आवश्यक स्थिति बनाने से जुड़ा होता है। इसके अंदर हमें रिकंसिलिएशन, रीबिल्डिंग इंस्टीट्यूशन, जस्टिस को प्रमोट करना, इक्वालिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं देखने के लिए मिलती हैं। पीस बिल्डिंग कैन बी अप्लाइड बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। तो शांति स्थापना संघर्ष के दौरान और बाद में दोनों समय की जा सकती है ताकि स्थिरता, मानव विकास और सह अस्तित्व को बढ़ाया जा सके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मेजर इम्पेडिमेंट्स टू पीस बिल्डिंग, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं जब पीस बिल्डिंग करते हैं। तो पहली चीज़ पता है क्या होती है कि जो भी लड़ रहा है उनके बीच में हमें गहरी शत्रुता देखने के लिए मिलेगी। तो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स आर बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडर्ड ग्रीवेंसेस। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पुराने जो हमारे ग्रीवेंस हैं, ठीक है, संघर्ष जो हैं पुराने, उसकी वजह से होते हैं। और जो भी इतिहास में उन लोगों को कॉलोनाइज किया गया होता है या उनके साथ कोई भेदभाव किया गया होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दीज इशूज़ क्रिएट डीप डिविजन्स इन द सोसाइटी, और ये सोसाइटी में क्या करते हैं, डिविजन्स को क्रिएट करते हैं। विक्टिम कम्युनिटीज़ में नॉट बी रेडी टू फॉरगिव और रिकनसाइल विदाउट एक्नॉलेजमेंट ऑफ पास्ट सफरिंग। तो ये लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो पुरानी सफरिंग्स है ना उसको स्वीकार करो तभी हम सुलह करने के लिए तैयार होंगे। फिर हमारे संस्थान थोड़े से कमज़ोर होते हैं कभी कभी कि वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर पाते। तो संघर्ष प्रभावित समाजों में अक्सर न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन जैसी संस्थाएं या तो टूटी होती हैं या अप्रभावी होती हैं। ठीक है, सो विदाउट फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन डिलीवरिंग जस्टिस एंड सर्विसेज बिकम डिफिकल्ट, डिलेइंग द पीस प्रोसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी शांति स्थापना की प्रक्रिया है उसमें देरी हो जाती है क्योंकि ये संस्थाएं प्रोसेस को डिले कर देती हैं, सही से काम ये नहीं कर पाती। और लोगों के पास रोज़गार की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ लाइवलीहुड,
एंड दूसरा, पॉवर्टी इज़ वेरी हाई, तो अत्यधिक गरीबी विशेषकर युवाओं में असंतोष और आक्रोश को जन्म देती है। विभिन्न क्षेत्रों या समुदायों के बीच असमान विकास पुरानी दुश्मनियों को फिर से भड़का सकता है। तो जब हम देखते हैं कि कोई दो कम्युनिटीज़ जिसमें पुराने समय में संघर्ष था और आज सरकार किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करे, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ जाएगा। एंड जो हमारे सशस्त्र समूह हैं वो भी मौजूद हैं, तो शांति समझौते के बाद भी कुछ सशस्त्र समूह हथियार नहीं डालते और हिंसा का सहारा लेते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर द पीस एग्रीमेंट्स वो क्या करते हैं, वो मतलब कंटिन्यू रखते हैं वायलेंस को। एंड दीज ग्रुप्स कैन थ्रेटन सिक्योरिटी, हैरेस सिविलियंस एंड अंडरमाइन स्टेट अथॉरिटी। और ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाते हैं, सिविलियंस को डराते हैं, है ना। तो ये समूह सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, नागरिकों को प्रताड़ित करते हैं और राज्य की वैधता को कमज़ोर करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि राजनीतिक बहिष्करण और जो है वो किया जाए, या उन लोगों को इन लोगों का राजनीति में बहिष्करण होता है। जैसे कि मान लो कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है, तो सरकार उसके लिए कुछ भी योजना नहीं बनाएगी, तो उसका क्या कर दिया गया है, बहिष्कार कर दिया गया, जिससे कि उन लोगों को एक्सक्लूडेड फील होता है। तो इफ़ सर्टेन ग्रुप फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम गवर्नेंस और डू नॉट सी देयर इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड, तो उन लोगों को नहीं लगता कि सरकार उनके हितों को पूरा कर रही है, तो वो क्या करते हैं, पीस प्रोसेस से बाहर आ जाते हैं और दोबारा से क्या करेंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे। तो यदि किसी समुदाय को लगता है कि शासन व्यवस्था में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, तो वे शांति प्रक्रिया से खुद को अलग कर सकते हैं। समावेशी संवाद की भी कमी होती है, जो कि उनमें अलगाव की भावना को भड़काती है। नेबरिंग कंट्रीज़ और जो फॉरेन पावर्स हैं वो भी पीस प्रोसेस के अंदर क्या करती हैं, हस्तक्षेप कर सकती हैं। जो समूह विद्रोह कर रहे होते हैं ना, हमेशा उनको कहीं ना कहीं से बाहर के देश से ना उनको फंडिंग मिल रही होती है ताकि वो हथियार खरीद सकें। तो विद्रोही समूहों या राजनीतिक दलों को मिलने वाला बाहरी समर्थन भी शांति स्थापना को विफल कर सकता है। न्याय की हमें कमी देखने के लिए मिलती है। तो इफ़ विक्टिम डू नॉट सी जस्टिस बीइंग डन, तो यहाँ पे अगर अब ये नहीं लगेगा ना कि पीड़ितों को कि उनको न्याय मिला है, तो वो पीस बिल्डिंग से उनका विश्वास भी उठ जाएगा। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस, ट्रांजिशनल जस्टिस एंड कम्युनिटी हीलिंग्स आर ऑफन निग्लेक्टेड। तो सत्य आयोग, संक्रमणकालीन न्याय और सामुदायिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं की उपेक्षा शांति प्रक्रिया को कमज़ोर करती है। तो बेसिकली जब पूरी कम्युनिटी की बात नहीं होती, न्याय की बात नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, शांति प्रक्रिया को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। एंड फाइनली आप बताएंगे दैट पीस बिल्डिंग इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, ठीक है, बल्कि ये क्या है, कंटिन्यूअस और इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक है, यह निरंतर और समावेशी प्रयास है। इसके अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल हीलिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग द अबव इम्पेडिमेंट्स विद सेंसिटिविटी, लॉन्ग टर्म विजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इज़ की टू बिल्डिंग अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोगों को मुद्दे हैं लोगों के, वो सारे मुद्दे कैसे हैं, संवेदनशील हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान से अगर सॉल्व किया जाए और एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाया जाए, तो ये शांति स्थापना के लिए हेल्पफुल हो सकता है, पीस बिल्डिंग में काम कर सकता है। एक इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी की यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है। चैनल पे आपको MGPE10 जो है ना, इसकी पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को देखो। जून सेशन के एग्ज़ाम के लिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस को हमारी प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप चाहो तो MGPE का जो गेस्ट पेपर है, ठीक है, गेस्ट पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप गेस्ट पेपर को परचेज़ कर सकते हो at ₹49। ओके।